एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी एमसीक्यूज। हमने ऑलरेडी अकाउंटेंसी एमसीक्यूज पे एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें अकाउंट्स को एमसीक्यूज की फॉर्म में विद एक्सप्लेनेशन कवर किया जाएगा। इन केस आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं फिर स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not regarded as fundamental concept? इनमें से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कौन सा नहीं है? तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट तो होता है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ये। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारा बिजनेस है वो एक इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए चलता रहेगा। सेकेंड है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये भी होता है। इसको हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है, सेपरेट एंटिटी या फिर बिजनेस एंटिटी। इसके अकॉर्डिंग क्या है दैट बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट लीगल एंटिटीज। लीगली ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसीलिए तो जब एक्सपेंसेस ऑफिस यूज के लिए होते हैं तो वो एक्सपेंडिचर होता है, एंड अगर एक्सपेंसेस पर्सनल यूज के लिए हैं तो वो ड्राइंग्स होता है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। हमसे पूछा गया कौन सा नहीं है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। थर्ड वन इज द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस इज ऑल्सो नोन एज कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक्सपेक्ट ऑल द लॉसेस बट नॉट प्रॉफिट्स। जो भी हमें लगता है कि आने वाले टाइम में लॉसेस हो सकते हैं उनको हम कंसिडर करेंगे, लेकिन प्रॉफिट्स को नहीं कंसिडर करेंगे। ये है कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, तो ये भी होता है। फोर्थ ऑप्शन है करेक्शन कॉन्सेप्ट। करेक्शन कॉन्सेप्ट नाम का कोई भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं है अकाउंट्स में, तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा था, कौन सा नहीं है, ठीक है। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यूजिंग लोअर ऑफ द कॉस्ट and net realizable value. Net realizable value is also called market value for the purpose of inventory valuation is the implementation of which of the following concept. अब देखिए इन्वेंट्री क्या होता है, स्टॉक। स्टॉक की दो वैल्यूज होती हैं, एक है मार्केट वैल्यू, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेट रिलाइजेबल वैल्यू। क्वेश्चन में भी मेंशन है, नेट रिलाइजेबल वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड मार्केट वैल्यू। अब उन्होंने क्या बोला, यूजिंग लोअर ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को काउंट करके चलना, जो हमारी इन्वेंट्री है, जो हमारा स्टॉक है, उसका वैल्यूएशन करते हुए दोनों में से, लाइक मार्केट वैल्यू में से एंड जो उसकी बुक वैल्यू है, दोनों में से जोन सी भी लेस है उसको काउंट करना। ये कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है, तो ये क्या है, कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग है। That is also known as prudence concept. Means market value and book value whichever is less, ये historical cost method होता है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा गया कौन सा कॉन्सेप्ट है फॉलोइंग में से, तो हमारे पास historical cost की तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास द गोइंग कंसर्न। तो गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग होता है कि जो बिजनेस है दैट विल गो ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, तो ये राइट आंसर नहीं है। सेपरेट यहाँ पे आ रहा था, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन टू सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं, तो इसके बारे में कुछ बात नहीं हो रही। प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी हमारे लॉसेस होने वाले हैं उन सबको रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। अगर हमें लगता है कि जो हमारी कॉस्ट, जो हमारी स्टॉक की वैल्यू है वो कम हो रही है, तो उसे पहले ही रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, क्योंकि उससे हमें लॉस हो जाएगा, ठीक है। जो भी एंटीसिपेटेड लॉसेस हैं वो सारे काउंट किए जाएंगे प्रूडेंस के अकॉर्डिंग, कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यही है हमारा राइट ऑप्शन। डी है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है कि रेवेन्यूज एंड कॉस्ट एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के मैच करने चाहिए। रेवेन्यूज एंड कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर इन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर, तो इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसको आप ध्यान से देखो। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हो कि जब एमसीक्यूज चल रहे हैं तो आप अपना आंसर पहले ही दिमाग में सोच लो, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच लो, उसके बाद आप देखो कि आपका आंसर सही है या नहीं। एंड में साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। आई वुड लाइक टू आंसर योर डाउट्स, ओके। द कॉन्सेप्ट ऑफ separate entity is applicable
टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बिजनेस। सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट कौन से बिजनेस टाइप को के लिए एप्लीकेबल है? सोल प्रोप्राइटर में होता है, हाँ जी। कॉर्पोरेशन में होता है, बिल्कुल। पार्टनरशिप में, हाँ जी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ देम। तो आप में से अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सोल प्रोप्राइटर में तो जो ऑनर एंड जो क्रेडिटर है वो एक ही चीज होती है, लाइक इसमें तो बिजनेस एंड बिजनेसमैन में कोई फर्क नहीं होता। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी, ठीक है, ये अकाउंटिंग पर्पस के हिसाब से है, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि लीगल पर्पस के लिए नहीं। तो the concept of separate entity is applicable to all types of business, whether it is sole proprietorship, corporation, partnership or joint stock company. But keep in mind, it is applicable for accounting purpose. ये accounting purpose के लिए applicable है, not for legal purpose. ठीक है, legally नहीं है ये, legal purpose के लिए जो सेपरेट एंटिटी है वो सब पे एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन अकाउंटिंग पर्पस के लिए सेपरेट एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट सभी के लिए एप्लीकेबल है, सोल प्रोप्राइटर के लिए भी, कॉर्पोरेशन के लिए भी, पार्टनरशिप के लिए भी। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। इस चीज को आप ध्यान से रिवाइंड करके समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। लाइक अब तक जितने भी अकाउंट्स के पेपर हुए हैं उनमें से मैंने ट्राई किया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निकाल के चैप्टर वाइज सेग्रीगेट करके आपके लिए वीडियोस बनाई जाएं, ठीक है। तो सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट सभी पे एप्लीकेबल है फॉर द अकाउंटिंग पर्पस, ये याद रखना, लीगल पर्पस के लिए नहीं है ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन नंबर 4th। द रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल डिक्टेट्स दैट all types of income should be recorded or recognized when। देखिए, रेवेन्यू रिकग्निशन के अकॉर्डिंग क्या है, वो कहते हैं कि हर एक टाइप की इनकम को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए या फिर रिकग्नाइज किया जाना चाहिए। कब? जब कैश रिसीव हो जाए? नहीं, रेवेन्यू रिकग्निशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब भी इनकम अर्न हो जाएगी तभी उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, ठीक है। जब भी रेवेन्यू रिकग्नाइज हो जाएगा तभी उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड? जी नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड के इन बिटवीन भी तो हमें इनकम रिकग्नाइज हो सकती है ना। तो रियलाइजेशन के अकॉर्डिंग होता है जब इनकम रियलाइज हो जाए, रेवेन्यू रिकग्निशन के अकॉर्डिंग होता है जब हमें रेवेन्यू रिकग्नाइज हो जाए, जब रेवेन्यू अर्न हो जाए, चाहे वो रिसीव किया या फिर नहीं, दैट डजंट मैटर। ओके, थर्ड ऑप्शन है व्हेन दे आर अर्नड। हाँ जी, यही हमारा राइट आंसर है कि रेवेन्यू रिकग्निशन के अकॉर्डिंग इनकम को तभी रिकॉर्ड कर लिया जाएगा जब ये अर्न की जाएगी, ठीक है। फोर्थ इज व्हेन इंटरेस्ट इज पेड। अकेले इंटरेस्ट की तो कोई बात ही नहीं है इसमें, तो ये कैंसिल हो जाएगा। वैसे भी इनकम की बात हो रही है, इंटरेस्ट इज पेड, पेड तो पेमेंट तो एक्सपेंस होता है, ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, ठीक है। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 5th। The allocation of owner's private expenses to his or her business violates which of the following। देखिए, वो कहते कि अगर ऑनर के प्राइवेट एक्सपेंसेस को भी एलोकेट किया जाए तो वो कौन सा प्रिंसिपल वायोलेट करता है। वायोलेट मीन्स नॉट फॉलो, नॉट अबाइड। कौन सा प्रिंसिपल नहीं फॉलो होगा, ठीक है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट? जी नहीं। मैचिंग कॉन्सेप्ट? बिल्कुल भी नहीं। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट? हाँ जी, क्योंकि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, वो कहते हैं कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं, ठीक है। ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं, तो इसीलिए तो जब बिजनेस का कोई एक्सपेंस होता है तो उसे एक्सपेंडिचर में नोट किया जाता है। एंड अगर वही एक्सपेंस बिजनेसमैन प्राइवेट एक्सपेंसेस पे कर रहा है, प्राइवेट यूज के लिए कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। दोनों का अलग ट्रीटमेंट होता है ना, आपको पता ही है ये तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्राइवेट एक्सपेंसेस को जो ऑनर है वो एलोकेट नहीं करेगा बिजनेस में से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। फोर्थ है कंसिस्टेंसी। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे जाके इस पे आएगा ही कहीं ना कहीं, तो एमसीक्यू। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, देयर शुड बी कंसिस्टेंसी इन मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स। कैसे? मींस जैसे आप डेप्रिसिएशन बना रहे हो, ठीक है, आपके बिजनेस में जो भी फिक्स्ड एसेट्स हैं उस पे आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हो। तो अगर आप डेप्रिसिएशन के लिए सपोज एसएलएम मेथड यूज कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हो,
तो वो कहते हैं कि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए भी आपको SLM ही यूज करना चाहिए, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर ऑल्सो सेम मेथड फॉलो करने चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब देयर शुड बी कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंट रिकॉर्ड्स, कंसिस्टेंट मेथड्स ऑफ रिकॉर्ड्स एज वेल, ठीक है। कंसिस्टेंट मेथड्स फॉलो करने चाहिए। डेप्रिसिएशन का अगर हम 2015 से स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे। अगर कोई और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज कर रहा है तो वो यही मेथड यूज करेगा, ठीक है। इसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो इसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही। लेकिन ऐसे ना प्रीवियस ईयर में एक MCQ आया हुआ था कि डेप्रिसिएशन पहले स्ट्रेट लाइन मेथड पे चार्ज की गई है एंड नेक्स्ट ईयर 2 साल के बाद क्या किया उन्होंने, WDV मेथड यूज कर लिया, तो कौन सा प्रिंसिपल वायोलेट हुआ? तो उसका आंसर बन जाएगा कंसिस्टेंसी, ठीक है। मैं साथ साथ आपको ऐसे और भी कई MCQs कवर करवा रही हूँ सो दैट आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एज्यूम्स दैट, गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग क्या होगा? द एंटिटी कंटिन्यू रनिंग फॉर फोर्सिएबल फ्यूचर। बिल्कुल, अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो चलता रहेगा, वैसे आंसर तो यही है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं बिकॉज स्टिल वी आर इन द प्रेपरेशन फेज। अगर फाइनल पेपर होता तो हम टिक लगा के आगे चले जाते, राइट। तो अभी तो हम प्रेपरेशन कर रहे हैं तो बाकी भी देखेंगे कि ये आंसर्स क्यों नहीं है। सेकेंड है द एंटिटी कंटिन्यू रनिंग अंटिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। बस एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए चलेगी? जी नहीं, एक से कितने ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए चलेगी, तो ये राइट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट द एंटिटी विल क्लोज इट्स ऑपरेटिंग इन 10 ईयर्स। क्यों भाई, 10 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा? तो ये भी गलत ऑप्शन है। द एंटिटी कांट बी लिक्विडेट है, ऐसी भी कोई बात नहीं है कि एंटिटी कभी लिक्विडेट ही नहीं हो सकती, लिक्विडेट की जा सकती है, लेकिन इसका गोइंग कंसर्न से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। Okay, then comes the question number 7. Which of the following is time span into which the total life of the business is divided for the purpose of preparing financial statements? अब देखिए वो कहते हैं कि जो भी हमें ऑप्शंस दी गई हैं वो कौन सा टाइम स्पैन है जिसमें बिजनेस की पूरी लाइफ को डिफरेंट टाइम स्पैन में डिवाइड किया जाता है सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जा सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकाउंटिंग पीरियड सॉरी। अब देखिए गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारा बिजनेस है इट विल कंटिन्यू फॉर इनडेफिनेट पीरियड, लॉन्ग टर्म के लिए चलता रहेगा। अब इस लॉन्ग टर्म को डिफरेंट टाइम स्पैन्स में डिवाइड कर लिया। कौन से टाइम स्पैन? 1 ईयर का टाइम स्पैन। 1 ईयर फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर में इसको डिवाइड कर लिया। जैसे हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, ठीक है। तो ऐसे इसको डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स में डिवाइड कर लिया सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जा सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ठीक है, बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट एंड ये वो सारी चीजें बनाई जा सके, इसलिए अकाउंटिंग पीरियड में इसको डिवाइड कर लिया। ओके, अच्छा एक चीज और, फिस्कल ईयर क्या होता है? फिस्कल ईयर होता है जो जिसमें रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की बात होती है, गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है फिस्कल ईयर, ठीक है। कैलेंडर ईयर आप सबको पता है, लाइक 1 जन से 31 मार्च को कैलेंडर ईयर बोलते हैं। अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जब हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो पीरियड को अकाउंटिंग के हिसाब से डिवाइड करेंगे ना, एक्रूअल कौन सा पीरियड होता है? ये तो होता ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़े चलो। क्वेश्चन नंबर 8, शोइंग परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने ऑफिस के लिए कोई इक्विपमेंट परचेज किया, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट कर दिया, इज द एप्लीकेशन ऑफ विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट? कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी हम कुछ भी एक्सपेंस कर रहे हैं वो हमें प्रेजेंट करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है मटीरियलिटी। पहले इसको ही समझते हैं क्या होता है। मटीरियलिटी का मतलब है कि जितनी भी कोई मटीरियल इंफॉर्मेशन है
मटेरियल इंफॉर्मेशन मींस जो भी आपको लगता है कि यूजफुल इंफॉर्मेशन है, किसके लिए? फॉर द इन्वेस्टर्स, कोई भी हो सकते हैं, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, आई मस्ट से, फॉर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, जो भी हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं उसके यूजर्स के लिए जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इम्पेक्ट कर सकती है। ठीक है, आप सपोज इन्वेस्टर हो, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन है अगर वो इम्पैक्ट हो सकता है, कोई भी ऐसा एक्सपेंस किया है हमने, तो वो इंफॉर्मेशन हमें दिखानी होगी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन दैट कैन इम्पैक्ट द डिसीजन ऑफ द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, ओके, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो प्रेजेंट की जाएगी, उसे बोलते हैं मटीरियलिटी। तो ये इसका राइट आंसर है। ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया, हो सकता है हमने बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट परचेज किया हो जिसकी वजह से हमारी एसेट लायबिलिटीज इंपैक्ट हो जाएं, तो हमें प्रेजेंट करनी पड़ेगी ये इंफॉर्मेशन। तो ये क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं क्यों नहीं है। इससे पहले मैं ये इरेज कर दूं सो दैट लिखने के लिए थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या था हमारा, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन है वैसे ये, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये इसका एक्सेप्शन है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड की जाएंगी सारी चीजें, लेकिन इसकी ना एक एक्सेप्शन है जिसपे एमसीक्यू आ जाता है, तो मैं यहीं पे बता ही देती हूँ। ठीक है, जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, क्लोजिंग स्टॉक वैसे तो जो सारी एसेट्स हैं वो बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड की जाती हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब बुक वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी एसेट्स की। ठीक है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम वैल्यू है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुन लो, हिस्टोरिकल कॉस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी एसेट्स हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जितने में परचेज किए हैं बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड की जाएंगी, लेकिन इस कन्वेंशन का एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। वो कहते हैं कि जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू दोनों में से जो वैल्यू लेस होगी उस पर रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, ये भी इसके अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है प्रूडेंस। प्रूडेंस मैंने आपको बताया ही था, कंजर्वेटिज्म होता है। ठीक है, एक्सपेक्ट फॉर ऑल लॉसेस बट एंटीसिपेट नो प्रॉफिट्स, ये आप याद रख लो, काम आएगा आपके। ठीक है, एक्सपेक्ट फॉर ऑल लॉसेस बट एंटीसिपेट नो प्रॉफिट्स, ये इसकी टैगलाइन ही समझ लो आप। ठीक है, तो ये है प्रूडेंस, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। मैचिंग कॉन्सेप्ट तो मैंने बहुत ही बारी बता दिया, एक बारी फिर से बता देती हूँ। मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो रेवेन्यू एंड कॉस्ट है वो मैच करने चाहिए। ठीक है, रेवेन्यूज मस्ट बी इक्वल टू कॉस्ट एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के। तो हमसे तो ये पूछा था कि हमने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया है, इसको प्रेजेंट किया है हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मटीरियलिटी। ओके, इसके अकॉर्डिंग है ये आंसर। ओके, बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 9th। मैं सोच रही हूँ 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस बड़े लंबे हो जाते हैं। बाकी आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कैसे लग रहे हैं ये वीडियोस। अगर आपको अच्छे लगे तो ये फर्स्ट लेवल है अभी, इसमें मैंने थोड़े ठीक ठाक से क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम थोड़े नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, एंड प्रीवियस ईयर जो भी पेपर है आई विल ट्राई कि वो एग्जैक्ट पीडीएफ ही आपके साथ डिस्कस हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9th है, information about an item is dash if its omission or misstatement might influence the financial decision of the users taken on the basis of that information। डरो मत, इतना ज्यादा क्या बोल दिया, सुनो ध्यान से। वो कहते कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, किसी भी आइटम की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन अगर उसे लिखना भूल जाए, ओमिशन मतलब रिकॉर्ड करना ही भूल जाए, या फिर उसकी मिस स्टेटमेंट हो जाए, उसको गलत रिकॉर्ड कर लें, तो वो फाइनेंशियल डिसीजन को इम्पेक्ट कर सकती है। किसका फाइनेंशियल डिसीजन? यूजर्स का। जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अगर उनका डिसीजन इम्पेक्ट होता है किसी ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए क्या है? तो वो इंफॉर्मेशन मटीरियल है। ठीक है, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है?
पढ़ा था ना अभी हमने, अगर आपने ध्यान से सुना वीडियो तो ये तो बहुत इजी होगा आपके लिए। मटीरियलिटी के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी मटीरियल इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन, मटीरियल इंफॉर्मेशन जो आपके डिसीजन को, जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है उनके डिसीजन को इम्पेक्ट कर सकती है, उनके फाइनेंशियल डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो वो रिकॉर्ड करनी चाहिए। ठीक है, तो मटीरियल हो जाएगा इसका राइट आंसर। कंक्रीट तो है ही नहीं, कंप्लीट क्या, एन आइटम इज कंप्लीट क्या, इमटेरियल भी नहीं है, तो यही है इसका राइट आंसर। फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, चलिए जी, फिर वैसे तो मैंने ज्यादा बनाई थी पीपीटी में क्वेश्चन, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि 10 क्वेश्चन बहुत है, एक बारी आपका रिस्पॉन्स देखते हैं कैसा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, द फाइनेंशियल, द तो है ही नहीं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी न्यूट्रल एंड बायस फ्री। न्यूट्रल होना चाहिए, अपना मतलब अपने सजेशंस नहीं देने आपको। ठीक है, बायस फ्री होना चाहिए, बायस मतलब पार्शियल नहीं होना चाहिए, सब्जेक्टिव डिसीजन नहीं होना चाहिए। इज द डिक्टेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। बायस फ्री क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी। अब देखिए जो हमारे पेपर होते हैं ना, जिनमें एमसीक्यूज आते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या है, इसमें जो एग्जामिनर है वो क्या बायस हो सकता है कि नहीं, आपने तो ए ऑप्शन लगाई है, फलाने ने बी ऑप्शन लगाई है, तो मैं उसका बी ठीक करूंगा क्योंकि मेरी मर्जी, ऐसे नहीं कर सकते। अगर ए ऑप्शन राइट है तो ए ही राइट रहेगी, अगर बी ऑप्शन राइट है तो बी, सी ऑप्शन राइट है तो सी। ठीक है, तो इसमें कोई बायस नहीं होता, तो ये क्या होता है ऑब्जेक्टिव। इन द सेम वे वो कहते हैं कि जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो न्यूट्रल होनी चाहिए। मींस जो अकाउंटेंट है, जो इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहा है, वो अपनी मर्जी ना करे उसमें। ठीक है, बायस फ्री होनी चाहिए, अपनी मर्जी से उसमें कुछ भी चेंज ना करे। लाइक जो एसेट्स को बढ़ा दिया, कम कर दिया, लायबिलिटीज को बढ़ा दिया, कम कर दिया, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो वो कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है, एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब ऑब्जेक्टिव डिसीजन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव मतलब बायस फ्री, नो बायस। ओके, जैसे एमसीक्यूज में कोई पार्शियलिटी बायसनेस नहीं है, वही बात यहाँ पे हो रही है। कंप्लीटनेस कॉन्सेप्ट, ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन कॉन्सेप्ट, ऐसा भी कोई नहीं है। ये मतलब कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं है, जो कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस है उनमें नहीं रिकॉर्ड होते। ठीक है, उनमें उसमें नहीं होते ये, वैसे ये टर्म्स हैं फेथफुल रिप्रेजेंटेशन एंड ऑल, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, ड्यूअलिटी, ड्यूअलिटी वही है, ड्यूअल एस्पेक्ट जिसको हम बोलते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, मींस एवरी डेबिट हैज इक्वल क्रेडिट, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। तो इसकी तो कुछ बात ही नहीं हो रही, न्यूट्रल एंड बायस फ्री की बात हो रही है, तो ये तो हमारा राइट ऑप्शन नहीं है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि आपने अच्छे से वीडियो सुना है। ठीक है, एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप किसी की भी हेल्प करते हो किसी भी तरह से, वो सेम बंदा चाहे आपको रिटर्न में हेल्प ना करे, लेकिन दुनिया में कहीं ना कहीं कोई और आके आपकी हेल्प जरूर कर देगा। मेरे को पर्सनली ऐसे लगता है कि जितना आप लोगों की हेल्प करते हो, कहीं ना कहीं से आपकी हेल्प अपने आप हो जाती है। एंड नॉलेज तो जितना बांटोगे ना उतनी बढ़ती है। ठीक है, तो इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं होगा, आपकी अगर आपकी मेहनत है, आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर आपका लिखा हुआ है कि आप अच्छे से मेहनत करके जॉब ले लोगे, तो आपकी जॉब लग जाएगी। आपके ये वीडियो शेयर करने से आपकी सीट नहीं जाने वाली। ठीक है, तो ऐसा मत सोचो, कर देना वीडियो शेयर। ठीक है, एंड अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत सारे यूजफुल वीडियोस हैं इस चैनल पे, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं नहीं मिलेंगे आई गेस। तो करो शेयर फिर। थैंक यू सो मच।